चलो शुरू करें, चलो जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था यार, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, मतलब बक्से के बाहर की सोच रखनी पड़ेगी, तब ये क्वेश्चन होगा, नहीं तो इस क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर इन वैक्यूम इज एफ। मतलब कि अगर दो चार्ज मेरे पास हैं, उन दोनों के बीच का वैक्यूम में फोर्स लिखा जाए तो वो आता है एफ। चार्ज रखे हुए आर दूरी पे, क्लियर है। चलो उसके बाद क्या है कि नाउ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, यानी कि उनके बीच में एक मीडियम बना दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, उसे इंसर्ट कर दिया गया है। ठीक है, और थिकनेस जो है उस स्लैब की वो है r/2, देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बिकम। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। सवाल समझ में आया? सवाल में बोला क्या गया है वो मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। सवाल में एक्चुअल में ये बोला गया है बेटा कि दो चार्ज है, क्या है, दो चार्ज है मेरे पास, ये रहा और ये रहा। ठीक है, और ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब प्लस चार्ज मान रहा हूं दोनों को। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, सेम है। इसका अगर मैग्नीट्यूड Q है तो इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, और ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं R दूरी पे। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो है F। ठीक है, ऐसा बोला गया है वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या होता है, एयर भी मान सकते हैं, वैक्यूम भी मान सकते हैं, कि एप्सिलॉन नॉट मुझे लिखना है। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा K या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, कि भाई दो चार्ज हैं R दूरी पे रखे हुए, और दोनों चार्जेस का जो फोर्स है बीच का वैक्यूम में वो लिखा जाता है F इज इक्वल्स टू ऐसे। F है उन दोनों के बीच का फोर्स, मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, क्योंकि वैक्यूम में फोर्स ऐसे ही लिखते हैं। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के लिए, एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, और पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूं। क्या है इंफॉर्मेशन, देखो। अगर इन्हीं चार्जेस के बीच में, अगर इन्हीं चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए, मेरे भाई बात सुन, इन्हीं चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए, दूरी सेम है, अभी भी दूरी मान रहा हूं मैं R ही है, और अब मैंने क्या किया, इस R दूरी में पहले तो वैक्यूम था इन दोनों के बीच में, अब मैंने इन दोनों के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया। मतलब क्या है कि यहां पे कोई मीडियम आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मीडियम आ गया। ठीक है जी भाई, बहुत सही बात है। मतलब कि इनको पटक दिया मैंने बॉर्नवीटा में, दूध में बॉर्नवीटा मिलाया और दो चार्ज पटक दिए। अब ये हवा तो नहीं है इन दोनों चार्ज के बीच में, तो फोर्स बदल जाएगा। कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था ये बात। चलो भाई बिल्कुल सही बात है। तो अब फोर्स को कैसे लिखा जाएगा, अब फोर्स को ऐसे लिखा जाएगा कि F डैश मान रहा हूं इस बार के फोर्स को, F डैश बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, बताया था ना, तो एप्सिलॉन R लिख दिया। पहला चार्ज दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इस बार के फोर्स को। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस फोर्स को थोड़ा सा और चेंज करना चाहूं, थोड़ा सा और कितना सा, देखो कि मैं इस फोर्स की वैल्यू को लिखना चाहूं कि F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इस R एप्सिलॉन R को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एप्सिलॉन R इंटू R का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? यही है बस इस पूरे के पूरे सवाल का लॉजिक। ठीक है, यही है इस पूरे के पूरे सवाल का लॉजिक कि बेटा ये समझ में आया कि नहीं। F डैश बराबर हो गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन R को R के साथ मिला दिया और पूरे का कर दिया स्क्वायर। मतलब एप्सिलॉन R को अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट एप्सिलॉन R लिखना पड़ेगा, और R को R लिख दिया, पूरे का स्क्वायर करूंगा तो यही बन जाएगा खुल के। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ चुका है। ठीक है बेटा, ये आएगा, बिल्कुल आएगा, घबराओ मत। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R में से एक नहीं आएगा वाली बात नहीं है, ये दोनों ही आएंगे। मैंने क्या बोला, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R, तो एप्सिलॉन R से हम क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे पूरी टर्म को। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। अब यार एक चीज सोचो, सोचने वाली बात क्या है कि ये क्या बन गया, ये F डैश, F डैश तो मुझे लग रहा है K Q1 Q2 अपॉन ये दूरी का स्क्वायर। मतलब कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में R दूरी पे रखता हूं तो ये वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे दोनों चार्जेस को हवा में इतनी दूरी पे रख दिया जाए। ये बात पकड़ में आई?
देखो पकड़ में क्या आनी है बात, ये समझो कि हवा में अगर दो चार्ज को रखता हूं तो ये होता है फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने दो चार्जों के बीच में मीडियम इंसर्ट कर दिया, तो मीडियम इंसर्ट किया तो ये फोर्स आया। लेकिन यार मीडियम इंसर्ट करने के कारण ये फोर्स आया ना, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लिया ऐसे। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि दो चार्ज हवा में रखे हुए हैं लेकिन उनके बीच की दूरी इतनी है। क्लियर है, सवाल समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि दो चार्ज हवा में रखे हुए हैं लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी इतनी है। ये बताओ समझ में आया या नहीं? दो चार्ज हवा में रखे हुए हैं लेकिन दोनों के बीच की दूरी इतनी है, ऐसे ही बिहेव करेंगे ये। चलो ठीक है। अब अगर ये दोनों चार्ज ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि दोनों हवा में रखे हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं मीडियम को, मतलब कि जैसे मीडियम में कोई चार्ज रखा हुआ है r दूरी पे, उस मीडियम को मैं हवा बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? बस मुझे उसकी दूरी जो है वो क्या कर देनी है, √ε r कर देनी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। मतलब क्या है कि जैसे यहां पे मीडियम रखा हुआ था ना, तो मैंने क्या किया, मीडियम को हटा दिया और मैंने हवा मान ली, लेकिन मैंने इक्विवेलेंट दूरी निकाल ली, कितनी, √ε r। समझ में आ गया? तो भैया दूरी कितनी हो जाएगी, देखो दो चार्ज अगर मीडियम में रखे हुए हैं तो उनको ऐसे माना जा सकता है कि वो दोनों हवा में रखे हुए हैं लेकिन दूरी √r हो जाएगी। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। बेटा वैक्यूम तो पहले था, यहां पे मीडियम आ गया ना, यहां पे मीडियम आ गया। अगर मीडियम आया है तो मीडियम को मैंने सॉल्व किया, फोर्स ये आया। मैंने क्या किया, मैंने इस इस ε r को r के साथ लिख दिया, क्योंकि मुझे इसे हवा में मान के सॉल्व करना है कि मीडियम में दो चार्ज रखे हुए तो उनके बीच का फोर्स ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो कि ये बता रहा है हमें कि भैया दो चार्ज अगर हवा में रखे हुए हैं और उनके बीच की दूरी इतनी है। एक्चुअल में मीडियम में रखे हुए हैं, लेकिन मैंने ऐसा फोर्स लिख दिया है कि ये बता रहा है कि दो चार्ज हवा में रखे और उनके बीच की दूरी इतनी है ना, तो वो मीडियम में दो चार्ज के बीच r दूरी पे सेम फोर्स दिखाता है। ठीक है, दो चार्जेस r दूरी पे मीडियम में रखे हो तो जो फोर्स आता है वही फोर्स आता है दो चार्ज हवा में √ε r दूरी पे रखे हो। ठीक है, चलो हाँ k है बेटा, k लेना है k ले लो, ε r लेना है ε r ले लो। ये कांस्टेंट है, इसको जो मर्जी ले लो, इसका फर्क नहीं पड़ रहा, इसको k लेना है k ले लो, आपकी मर्जी, इसको k लेना है तो k ले सकते हो। ये तो कांस्टेंट है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, कुछ भी ले लो, कुछ बदल थोड़े ना रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, तो आगे चल देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं f' बराबर ऐसा 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 ऐसा। अब मेरे पास सवाल ये है, क्या है सवाल, कि एक चार्ज है q, दूसरा चार्ज है q, दोनों के बीच की दूरी है r, कितनी है दोनों के बीच की दूरी r, और आधी दूरी में डाइलेक्ट्रिक है, मतलब यहां से और यहां तक की दूरी में मीडियम है। ठीक है, अब भैया इसे कैसे सॉल्व किया जाए, आधी दूरी का मतलब क्या है, यहां से यहां तक की दूरी होगी r/2। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी बची, r/2 बची। क्लियर है ये बात तो? ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसे ऐसे सॉल्व किया जाएगा कि भैया मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट दूरी। कैसे लिखूंगा कि यहां से और यहां तक तो पहले ही हवा है, तो यहां से और यहां तक की दूरी लिख दी r/2। ठीक है, प्लस यहां से और यहां तक की दूरी को क्या लिखा जा सकता है, यहां से और यहां तक की दूरी को लिखा जा सकता है, इसका जो भी ε r है, मतलब जो भी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 4, तो √4 टाइम्स r/2। ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। देखो मैंने क्या किया, मैंने हवा में चार्ज रखे थे, उनके बीच का फोर्स लिखा, फिर मैंने आप लोगों को यह बताया कि भाई अगर दो चार्ज मीडियम में रखे हो तो फोर्स को ऐसे बताया जा सकता है कि वो हवा में रखे हुए हैं बट उनके बीच की दूरी ये है। ठीक है, दूरी r होती है, लेकिन उस दूरी को अगर मैं √ε से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चार्ज ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये हवा में रखे हो, बस दूरी इतनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने भैया इनके बीच की दूरी निकाल ली। और दूरी कैसे निकाली मैंने, कि हवा में रखे हुए हैं, तो देखो यहां से यहां तक तो हवा है तो r/2 लिखा, प्लस यहां से यहां तक मीडियम है, तो मीडियम को हवा में कैसे बदलेंगे, √ε r से, और ε r क्या है, 4 दिया हुआ है, तो √4 इंटू दूरी कितने, r/2, तो r/2 लिख दिया। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है तो मुझे बताओ, आगे बढ़ू, नहीं तो फिर भैया यहीं पे अटके रह जाएंगे, आज का लेक्चर भी इसी सवाल पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी r/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2
मल्टीप्लाई बाय आर बाई टू, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, आर प्लस आर बाई टू हो गया 3r बाई टू। तो इन दोनों चार्जेस के बीच की एक्चुअल जो दूरी आई है वो आई है 3r बाई टू। मतलब ये दोनों चार्ज अब जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे वही फोर्स लगाएंगे 3r बाई टू पे। r दूरी पे रखे हुए दो चार्ज एप्सिलॉन r अगर आधी दूरी में भर दिया जाए तो जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे वही सेम फोर्स लगाएंगे ये 3r बाई टू पे। ठीक है, तो रख देते 3r बाई टू पे, तो इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, F डैश बराबर आ जाएगा K यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी लिखनी है इस बार, 3r बाई टू का होल स्क्वायर। 3r बाई टू का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, 3r बाई टू का होल स्क्वायर आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 9r स्क्वायर इंटू 4, ऊपर चला जाएगा 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो और थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि 4/9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आ गया समझ में। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये क्या है यार, ये तो दो आर दूरी पे रखे हुए चार्जेस के कारण वैक्यूम में फोर्स था, यानी कि ये तो F था। अगर ये F था तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाली टर्म को F लिख सकता हूं, तो F डैश आ जाएगा 4/9F। दिस इज माय आंसर। आया समझ में, आया कि समझ में भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। बेटा ये क्लास ना इंग्लिश की, फिजिक्स है, हिंदी की नहीं है। वहां पे ये सब चार्ज को आवेश बोला जा रहा होगा, चार्ज नहीं बोला जा रहा होगा, है ना। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। बेटा एप्सिलॉन की यूनिट पता है तेरे को क्या होती है, पहली क्लास देखना जहां पे मैं कूलम लॉ पढ़ा रहा था ना, लेक्चर 3 कूलम्स लॉ पढ़ा रहा था, उसमें एप्सिलॉन की मैंने बताई हुई है यूनिट। ठीक है, और अगर तेरे को डिराइव करनी है तो देख, फोर्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। तो एप्सिलॉन की यूनिट निकालनी है तो एप्सिलॉन को इधर कर देंगे, 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अब एप्सिलॉन को यूनिट निकालनी है ना, 1 तो क्या है, नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, 4 पाई भी नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। ये क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ये क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। कूलम इंटू कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर अपॉन फोर्स की क्या होती है यूनिट, 11वीं में पढ़ा होगा, न्यूटन। तो ये हो गया न्यूटन इंटू दूरी की क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो ये तेरे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ गई, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट का दोबारा से समझा दूं, देख लास्ट का कहां का मुझे समझ नहीं आ रहा। देख मैंने क्या किया, मैंने दो चार्ज लिए, मैंने क्या किया, मैंने दो चार्ज लिए, दोनों चार्ज को हवा में रखा या स्पेस में रखा या वैक्यूम में रखा। ठीक है, अगर वैक्यूम में रखूंगा तो फोर्स आता इतना। ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद दोनों को मीडियम में रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है या फिर जो भी मानो, इसके बीच में मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। ठीक है, चलो जी बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये एप्सिलॉन आर है तो फोर्स इतना आएगा, मुझे पता है। रिलेटिव परमिटिविटी से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं नीचे। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर से मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार ये सब है ना, मुझे यहां दिख रहा है, बस एप्सिलॉन आर थोड़ी नई टर्म है, मैं इसे ना थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, मतलब इसे इसमें घुसेड़ दिया मैंने, इसे एप्सिलॉन आर को आर में घुसेड़ दिया। तो एप्सिलॉन आर को आर के साथ अगर स्क्वायर बनाना है तो अंडर रूट एप्सिलॉन आर लिखना पड़ेगा और आर लिखना पड़ेगा, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। अब यार मुझे समझ में आया कि ये दोनों चार्ज एप्सिलॉन आर के मीडियम में ऐसे ही बिहेव करेंगे आर दूरी पे जैसे दो चार्ज हवा में बिहेव करेंगे, बट अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर दूरी पे। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं भैया, आगे चलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि दो चार्ज किस में रखे हुए हैं, मीडियम में, बट उन्हें हवा में मान लिया गया और दूरी लिख दी गई ये। अब आगे अगर मैं आया तो भैया आगे आ गया, पहला चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, दोनों के बीच की मुझे दूरी लिखनी है लेकिन हवा में, तो यहां तो हवा है ऑलरेडी, तो r/2 लिखा, लेकिन यहां मीडियम है
तो मीडियम की हवा कैसे बनाई जाएगी? मीडियम की हवा बनाई जाएगी अंडर रूट एप्सिलॉन इंटू आर लिख देंगे। तो अंडर रूट एप्सिलॉन कितना है इसका? 4 है, तो अंडर रूट 4 लिखा। दूरी कितनी? r/2, तो r/2 लिखा। ये इक्विवेलेंट दूरी आ गई, इससे डिवाइड कर दिया, हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। बेटा 1 साल में 12वीं बिल्कुल हो जाएगी, मेरा हर साल का काम है, मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लो। इनिशियली अगर आपकी पेस बन गई ना, अगर मेरी और आपकी स्पीड मैच करने लग गई, तो आगे का तो ऐसे उड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और सब समझ में आएगा। क्लियर है? तो सिलेबस की टेंशन आपको नहीं लेनी है, वो मुझे लेनी है, वो मेरा जॉब है और मैं हर साल कर रहा हूं। ठीक है, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लो, ये सब चलता रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। आगे चलते हैं भैया। सवाल हो गया है, समझ में आ गया है और मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को और फटाफट से शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। अब हम वो पढ़ाई करेंगे जो आपकी बुक में डेरिवेशन नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी करते हो तो भैया एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं है। बेटा 1 साल में पूरा हो जाएगा सिलेबस, पहले ही कर देंगे। हमारा टारगेट तो पहले का ही है, आपके प्री बोर्ड से पहले आपको 90% सिलेबस पकड़ाने का है। ठीक है, और हो सका तो पूरा भी पकड़ा देंगे। डोंट वरी, घबराने का नहीं है, रुको जरा, सबर करो, याद रखो क्या बोलता हूं मैं, सबर करो बस। ठीक है, सब होगा। चलो मैं आ गया यहां पे अगले टॉपिक पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। भाई मैंने एक डाइपोल लिया, ये रहा, ये प्लस चार्ज था, ये माइनस चार्ज था, इनके बीच की दूरी थी 2a। ठीक है, तो एक्सिस पे आया था यहां पे कहीं बीच से r दूरी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? 2kp/r³। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जैसे ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना आया था? -kp/r³। ये दूरी थी r। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? चलो अब आगे चलते हैं। यार जरूरी थोड़ी है कि डाइपोल की एक्सिस पे ही मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए या डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए। ठीक है, तो वो तो कहीं भी पूछी जा सकती है, लेकिन मैंने पहले ये क्यों पढ़ा है? ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि अब इनका यूज करूंगा मैं। तो जनरल पॉइंट पे अगर पूछ लिया जाए, मतलब ना तो वो पॉइंट एक्सिस पे हो और ना वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, कहीं भी रैंडम पड़ा हुआ होगा कोई पॉइंट, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है तो निकाल देते हैं। देखो भाई कैसे निकालेंगे। मैंने लिए 2 चार्ज, पहला चार्ज लिया यहां पे पॉजिटिव और दूसरा चार्ज यहां पे लिया नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो, या फिर ऐसे कर लेते हैं, इधर जगह नहीं है तो चार्ज को उल्टे रख लेता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां मैं नेगेटिव ले लेता हूं, यहां मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच की दूरी ले ली, कुछ भी इन दोनों के बीच की क्या ले ली? दूरी ले ली। कितनी ले ली? 2a ले लो। ठीक है, अब यार हुआ क्या, ऐसा हुआ अब ये डाइपोल बन गया। इनका क्या है? इसका मैग्नीट्यूड q है, इसका मैग्नीट्यूड भी q है। ये इनकी एक्सिस है। ठीक है, ये इनकी क्या है? एक्सिस है, और इनकी एक्सिस से ये इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पॉइंट ऐसा लो कि ना तो एक्सिस पे हो ना बाइसेक्टर पे हो। तो मैं यहां ले लूं, यहां ले लूं, पॉइंट ले लेते हैं यार, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे पॉइंट ले लिया। अब मैंने इस पॉइंट को इस चार्ज से मिलाया। ठीक है, और मैंने इस पॉइंट को इस चार्ज से मिलाया। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया यहां तक? चलो जी, और मैंने इस पॉइंट को बीच वाले पॉइंट से भी मिला दिया, जो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला और ये पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है जो डाइपोल का एक्सिस का, उससे भी मिला दिया। ठीक है, चलो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसका ऐसा तरीका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब बुक्स में नहीं होता है वो तरीका, इवन अच्छी अच्छी बुक्स में नहीं होता है, लेकिन हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को चीजों को आसानी से समझाना, ताकि आप लोगों को एकदम लल्लन टॉप समझ में आए। तो देखो कैसे समझेंगे इसे एकदम लल्लन टॉप तरीके से, कि भैया ये जो है यहां से और यहां तक का, ठीक है, सेंटर से और यहां तक की, देखो हमने क्या किया था, सेंटर से ली थी दूरी r, इसमें भी सेंटर से दूरी ली थी r, तो यहां पे भी सेंटर से दूरी लेंगे r, ये r दूरी हो गई यहां से यहां तक की। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये पॉइंट ना तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ना इसके एक्सिस पे है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे बेटा? आगे एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे? कि इसकी जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि P की डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा। यहां तक समझ में आया? पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना यहां तक? चलो
आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। चलो, ये डाइपोल की डायरेक्शन कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन की तरफ, तो नेगेटिव से गया मैं पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब ये आ गया P। अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे समझो, जब मैं एक्सिस पे निकालता हूं तो मिड पॉइंट से एक्सिस पे R दूरी जाता हूं, ठीक है। मतलब R कहां होता है, मिड पॉइंट से और उस पॉइंट पे जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। सिमिलरली R यहां पे होता है जब मैं मिड पॉइंट से और कहां पे निकाल रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। सिमिलरली यहां पे R होगा मिड पॉइंट से और मैं किसी भी रैंडम पॉइंट पे क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अगर P है तो इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूं। दो कंपोनेंट कौन से, एक तो हो गया ये वाला P cos थीटा और एक हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर P sin थीटा। ये समझ में आया, ये समझ में आया। ये P था, P क्या है, P है माइनस से पॉजिटिव साइन की तरफ, डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से पॉजिटिव की साइन की तरफ होती है। अब आगे चलते हैं, अगर ये थीटा एंगल है जो मिड पॉइंट से लाइन मैंने खींची है पॉइंट पे मिलाने वाली जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा P का कंपोनेंट ले लिया थीटा के डायरेक्शन में P cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर आ गया P sin थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है, चलो बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये क्या बन गया, ये पॉइंट बन गया मेरे पास में, ठीक है, और ये बन गई है इसकी एक्सिस और ये वाली लाइन बन गई है इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, देखो अगर मैं इसको P ले रहा हूं तो ये वाले R के अलोंग एक्सिस होती थी, देखो ये R है तो इधर एक्सिस हो गई, ठीक है, R के अलोंग एक्सिस मान रहा हूं और ऊपर की तरफ क्या मान रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, ये P है तो R के अलोंग मैं एक्सिस मान रहा हूं और इसे मैं मान रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, R के अलोंग एक्सिस मान रहा हूं और यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं पॉइंट से, मिड पॉइंट से R दूरी पे जो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या बोल रहा हूं मैं कि पॉइंट से R दूरी पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो कितनी होती है, ये लिख रही 2kp/r³। तो मैं लिख दूंगा कि जो पैरेलल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कि R के पैरेलल है, उसके कारण पॉइंट से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 2k, P की जगह लिखूंगा P cos थीटा/r³। P cos थीटा क्यों लिखा, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पे डाइपोल की डायरेक्शन होती थी ये, ठीक है। तो डाइपोल जो है P इस डायरेक्शन में होता था, तो इस डायरेक्शन में होता था तो रिजल्ट आता था 2kp/r³। उसी रिजल्ट का मैं यूज कर रहा हूं कि डाइपोल जो है वो किस डायरेक्शन में है, R की डायरेक्शन में। तो देखो डाइपोल कौन सा R की डायरेक्शन में, P cos थीटा, तो P cos थीटा आ गया R की डायरेक्शन में, तो अपने पास में क्या आ गया, पैरेलल कंपोनेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आ गया 2kp/r³। क्लियर है, समझ में आ गया। अब अपने पास में एक और है P sin थीटा, ठीक है। P sin थीटा के कारण अब देखो ये वाली एक एक्सिस बन गई, ये वाली एक्सिस बन गई, ठीक है। अब इस वाली एक्सिस को ऐसे ले लो जैसे ये लिया हुआ है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता था डाइपोल, ठीक है, और डाइपोल के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो होती थी -kp/r³। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे कहीं रखा होगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो गया डाइपोल, और डाइपोल के परपेंडिकुलर जा रही है लाइन जिसपे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना होगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो आएगा वो आ जाएगा kp sin थीटा/r³। ये समझ में आया बेटा, ये बहुत खतरनाक डेरिवेशन है, बच्चों को दिक्कत आ जाती है काफी इस सवाल को समझने में। समझ में नहीं आ रहा है, चलो देखो फिर से बता देता हूं, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बता देता हूं, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये तो पता है ना आपको, ये तो पता है, मुझे मिला एक पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट, मुझे डायरेक्शन पता है डाइपोल की नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो मैंने P को इधर माना, ठीक है। अब यार इस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तरीके से निकाल सकता हूं, लेकिन सबसे आसान तरीका यह है कि ये लाइन जो है एक बार तो मेरे लिए एक्सिस बन जाए और एक बार मेरे लिए परपेंडिकुलर बन जाए, और दोनों पॉइंट पे मुझे पता है। अब ये लाइन एक्सिस कब बनेगी, इस डाइपोल के दो टुकड़े कर लिए, कंपोनेंट कर लिए, P cos थीटा के लिए एक्सिस बन गई और P sin थीटा के लिए परपेंडिकुलर पॉइंट बन गया। तो देखो P cos थीटा क्या है, R की डायरेक्शन में है, P यहां पे भी क्या होता था, R की डायरेक्शन में होता था। जब डाइपोल R की डायरेक्शन में होता है तो हम रिजल्ट लिखते हैं 2kp/r³, ठीक है। तो मैंने लिखा 2k
पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है, पी कॉस थीटा आर की डायरेक्शन में। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि भैया जब पी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आर हो, जब पी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आर हो तो भैया रिजल्ट आता माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। तो ये पी की डायरेक्शन है ना, तो इसके परपेंडिकुलर आर है, तो अगर मैं इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो कितना आएगा, माइनस के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। क्योंकि देखो पी कहां है, ये पी है, तो रिजल्ट आ रहा है के पी अपॉन आर क्यूब। अगर ये पी साइन थीटा है तो रिजल्ट आ जाए के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। यहां तक समझ में आ गया है तो मुझे फटाफट बताओ। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है, समझ में आ चुका है तो फटाफट बताओ। ओके, समझ में आ रहा है ना, बहुत सही। चलो अब ये आगे दो कंपोनेंट, ठीक है, एक ये और एक ये, दो वेक्टर है मेरे पास में। अब दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाए, दो वेक्टर को तो वेक्टर सम से जोड़ा जाता है। ये दोनों वेक्टर है 90 डिग्री पे, ये वाला और ये वाला जो वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे क्या है 90 डिग्री पे है। ठीक है, अगर 90 डिग्री पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस पैरेलल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ई नेट वो आ जाएगी अंडर रूट ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 11वीं क्लास में वेक्टर तो पढ़ के आया ना भाई। आगे चलते हैं, आगे अगर मैं चलूंगा तो देखो पैरेलल क्या है, पैरेलल है 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है माइनस के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अगर मैं चलूं तो भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं चलूं तो देखो कैसे लिखूंगा इसे लिखूंगा अंडर रूट 2 के पी कॉस थीटा है, 2 के पी कॉमन ले लूं तो 2 के पी कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2 के पी नहीं सॉरी के पी कॉमन ले लेते हैं। देखो यहां पे के पी है और आर क्यूब है, यहां पे भी के पी और आर क्यूब है, तो मैं क्या करता हूं, मैं के पी कॉमन ले लेता हूं ना, केविन पीटरसन। के स्क्वायर पी स्क्वायर बाहर आ गया अपॉन आर की पावर 6 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा 2 कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया, 2 कॉस थीटा का स्क्वायर बचा तो 2 क्या बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से भी मैंने के पी अपॉन आर क्यूब बाहर निकाल लिया है, तो यहां क्या बचा साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ में आ गया। आई होप यहां तक समझ में आ चुका है आप लोगों को। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ, फिर से समझा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। आगे चलूंगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो के पी अपॉन आर की पावर 3 बाहर आएगा, क्योंकि अंडर रूट में बाहर आएगा तो एक पावर हो जाएगी इसकी। ठीक है, मतलब आधी आधी कम हो जाएगी। अंडर रूट में बचेगा 4। अब देख यार कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकता हूं। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर दूंगा चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज करूंगा, देखो 4 है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यार ये क्या बना देख, 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बचा। तो मैंने लिखा कि भैया 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा घट गया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो आया के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरल पॉइंट पे जिस पे मिड पॉइंट से क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरल पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मिड पॉइंट से अगर मैं लाइन खींचूं तो वो लाइन बनाती है थीटा एंगल, और मैं लिख सकता हूं उन दोनों के उस डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऐसा सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ वो होमवर्क है, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है बेटा। लेक्चर खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं 5-7 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। डाइपोल आ गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, मतलब यूनिफॉर्म सर्कल यूनिफॉर्म स्फीयर हो गया है ना, गॉस लॉ हो गया, गॉस लॉ फ्लक्स पढ़ाएंगे उसके बाद तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है किस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो पॉइंट डाइपोल के मिड पॉइंट से बनाता है थीटा एंगल। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। बेटा 12वीं के बच्चों को समझा रहा हूं इसलिए इतना बता रहा हूं, नहीं तो जेई वाला कोर्स होता ना उड़ा देता है ऐसे हवा में। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया ना, समझ में आ गया सब लोगों को, समझ में आ गया? ओके, अगर समझ में आ गया है तो बताओ। बाकी अगर क्लास खत्म हो गई ना जल्दी आज अपनी, तो हम लोग क्या करेंगे फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा आपको मैंने क्या पढ़ा है फिर से, ठीक है, ताकि आप लोगों को कभी भी दोबारा इस लेक्चर में कोई परेशानी ना आए। देखो याद करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन समझना इज अ डिफरेंट थिंग। समझ में एक बार आ जाए तो याद करने में परेशानी नहीं होती, और अगर समझ में ना आए तो याद करने में जिंदगी बीत जाती है, बट याद नहीं होती चीजें, क्योंकि आप उस टाइम पे रट रहे होते हो। और अपना सिद्धांत यह है कि अपन बच्चों से रटवाते नहीं है, उन्हें फिजिक्स को सिखाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं। अब 12वीं क्लास में ना बच्चा किसी और से प्यार करना चाहता है लेकिन फिजिक्स को भूल जाता है, तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे करना फिजिक्स से प्यार। चलो आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो भैया आगे क्या है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल। देखिए तो तुम खुद करोगे, डाइपोल पे अगर टॉर्क लिखना है तो ये तो आप खुद कर सकते हो। देख कैसे करोगे। डाइपोल क्या होता है, मैंने डाइपोल को रख दिया, मान लो डाइपोल ये है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है और मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब यार आप लोग एक चीज बताओ, क्या है वो चीज, कि अगर मैं किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख देता हूं जिसका मैग्नीट्यूड है Q, तो उस चार्ज पे QE फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था। अगर इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाएगा E में, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इस पे क्या लगेगा भैया, QE फोर्स लगेगा इधर। और अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, तो इस पे फोर्स किधर लगता, ऑपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। क्लियर सी बात है, समझ में आ गया। सारी चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, तो प्लीज इस चीज को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लेक्चर मेरा देख लो, लेक्चर नंबर 5 या 4 होगा, ठीक है, जो भी है 5 होगा, शायद 5 होगा, तो 5 या 6 में से कोई भी लेक्चर है उसे देख लो, ठीक है। ओके बेटा जो यार मैं भूल गया अब तो सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास चलती रही तो सुनाते रहेंगे। आगे चलते हैं, देखो ठीक है, मैंने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, क्लियर है। चलो ये यहां पे दूरी होगी कुछ इनकी 2a। अब इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर की डायरेक्शन में QE, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी Q है और E इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो QE हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है। आगे क्या होगा, इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर, कितना, QE, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, ठीक है। ओके आगे चले तो भैया देखो QE इधर माइनस QE उधर, यानी कि इस डाइपोल पे जितना फोर्स राइट में लग रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। क्या ये फोर्स कभी इस डाइपोल को घुमा पाएंगे, नहीं भैया नहीं घुमा पाएंगे। देखो खुद सोच के देखो, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जो हमने क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी यूज की उसे बोलते हैं टॉर्क। अगर मैं इस पेन को ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं, कैसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं, तो क्या ये घूम रहा है, नहीं। लेकिन अगर मैं इस पेन को यहां से पकड़ लूं और यहां पे थोड़ा सा फोर्स लगा दूं, तो क्या ये घूम गया, क्या ये घूम गया बेटे, क्या ये घूम गया, बिल्कुल घूम गया है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया, बहुत सही। अगर मैं आगे चलूं तो यार मुझे ये तो समझ में आ गया कि अगर फोर्स जो है वो डाइपोल की एक्सिस के अलोंग होगा तो कभी भी इसे घुमाना पॉसिबल नहीं है। टॉर्क अगर मुझे निकालना है तो इसकी एक्सिस थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, टिल्ट होनी चाहिए। मतलब अगर ये डाइपोल ऐसे होता तो मैं फोर्स लगाता इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ऐसे घूम जाता है, ठीक है, तो टॉर्क लिख देता। अब टॉर्क के लिए क्या चाहिए मुझे भाई, टॉर्क के लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स ऐसा चाहिए जो इसकी एक्सिस के अलोंग ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने काम कर लिया,
क्या काम कर लिया, देखो मैंने क्या काम कर लिया, मैंने बहुत काम किए हैं, उनमें से ये एक है। तो मैंने काम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैंने डाइपोल को थोड़ा सा टिल्ट करके रख दिया कि इधर पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इधर नेगेटिव चार्ज रख दिया, ये Q है, ये भी Q है, और इसका जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ये E है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डाइपोल का एंगल बना दिया थीटा। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। मुझे क्लियरली पता चल गया कि इस डाइपोल को घुमाना पॉसिबल नहीं है अगर मैं ऐसे फोर्स लगाता रहूंगा। तो मजा तो तब आएगा जब इसे ऐसे रख दो, घूम गया, घूम गया। मतलब कि डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ टिल्टेड होना चाहिए ताकि जो फोर्स लगे इसे घुमा पाए। आया समझ में? समझ में आया तो बताओ। और उसके अलावा अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो। चलो बेटा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यार देखो, एक बात सुनो मेरी, पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ, आपको बस डेली आना है, अपनी क्लास अटेंड करनी है, और क्लास अटेंड करके यहां से कुछ सीख के जाना है। ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं ये सारी की सारी लाइफ में बहुत काम आएंगी। कोई सा भी एग्जाम दे लेना, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उस एग्जाम में आप 95% से अच्छे स्कोर करोगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलो देख, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है मैं क्या बोल रहा हूं यार। ठीक है, बेसिक बात है, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यार अपने आप को सुधारो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे टॉर्क लगा दिया। मैंने, अगर मुझे पता है कि डाइपोल पे टॉर्क लिख रहा हूं मैं, टॉर्क कब लिखूंगा? टॉर्क तभी लिखा जा सकता है जब बॉडी घूमेगी। अब घूमने के लिए देखो, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पे लगा इधर, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को ऐसे ऐसे खींचूंगा तो ये घूमेगा थोड़ी ना, नहीं घूमेगा। अगर मैं इसे रख दूं और इस पे फोर्स ऐसे लग जाए तो ये घूम जाएगा, तो वही मैं कर रहा हूं। ठीक है, ओके 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 ओके, समझ में आ गया? तो अब देखो यार, टॉर्क 11वीं क्लास में पढ़ के आए होगे, नहीं पढ़ के आए हो तो मैंने पिछली साल का 2019 का जेईई मेन का क्रैश कोर्स है जो डाउटनेट पे पढ़ा हुआ है, उसे जाके देखो, उसमें टॉर्क का लेक्चर है, वहां से समझ में आ जाएगा। ये है इसका मिडिल पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट डाइपोल का। मतलब अगर इसकी दूरी 2a थी तो ये दूरी कितनी हो गई? a, और ये दूरी भी कितनी हो गई? a हो गई। क्लियर है? अब यार पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, कितना? QE, तो इस पे लगेगा फोर्स इधर QE। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है QE इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स लगेगा चार्ज पे QE इधर। अगर मैं टॉर्क लिखना चाहता हूं अबाउट मिड पॉइंट, अगर मैं लिखना चाहता हूं टॉर्क अबाउट मिड पॉइंट, टॉर्क को टाउ लिखते हैं ना, टाउ नहीं, टाउ टाउ, टाउ अबाउट मिड पॉइंट, तो कैसे लिखा जाएगा भाई? टाउ अबाउट मिड पॉइंट अगर मैं लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखा जाएगा? बेसिक सी बात है, जिस पॉइंट के अबाउट टाउ लिख रहे हो ना, उस पॉइंट से पकड़ लो डाइपोल को। जिस पॉइंट के अबाउट टाउ लिख रहे हो उस पॉइंट से पकड़ लो डाइपोल को। पकड़ लिया, ऐसे दबा लो। अब दबा लिया मैंने यहां से। अब देखो कि इस डाइपोल को कौन कौन से फोर्स कहां कहां घुमा रहे हैं, तो मैंने इसे बीच से पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब ये देखो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर, ये डाइपोल ऐसे है, फोर्स लग रहा है इधर, इधर लग रहा है, तो ये क्या कर रहा है? डाइपोल को मिड पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करवाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज टॉर्क को क्या लेते हैं बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, चलो, तो क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं ले लूंगा पॉजिटिव। अब अगर मैं बात करूं इस वाले फोर्स की, तो मैंने मिड पॉइंट के अबाउट पकड़ा हुआ है, क्योंकि मिड पॉइंट के अबाउट लिखना है मुझे टॉर्क। तो ये वाला फोर्स क्या कर रहा है? इसे ऐसे देखो, ऐसे घुमा के देखो, इधर फोर्स लगाऊंगा, इधर 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 फोर्स लगाऊंगा, तो ये भी क्या कर रहा है? इसे ऐसे ही घुमाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि ये भी इस डाइपोल को ऐसे ही घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका टॉर्क भी आएगा पॉजिटिव। ये फोर्स और ये फोर्स इस डाइपोल को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे इस पॉइंट के अबाउट, कि ये भी इसे पॉजिटिव इधर डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये भी इधर, ये भी क्लॉकवाइज। टॉर्क क्या होता है थोड़ा सा याद दिला देता हूं, तेरा पता नहीं तो भूल गया होगा। देख, टॉर्क होता है, टॉर्क होता है R क्रॉस F। ठीक है, टॉर्क होता है R क्रॉस F। क्या लिखते हैं हम इसे? RF साइन थीटा। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं इसे F और R परपेंडिकुलर।
टॉर्क को क्या बोल सकता हूं मैं, टॉर्क का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो फोर्स लिखूंगा और फोर्स की पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी लिख दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया मैं क्या करूंगा, फोर्स लिखूंगा और फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी लिख दूंगा पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट मुझे क्या करना है, टॉर्क निकालना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भैया, मुझे टॉर्क लिखना है, टॉर्क लिखने के लिए क्या करूंगा, फोर्स लिखूंगा और फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी लिखूंगा पॉइंट से। तो मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट पहले इसका क्या लिखा, टॉर्क लिखा। तो टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण टॉर्क कितना आया। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, QE। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, इनटू आर परपेंडिकुलर, यानी कि जिस पॉइंट पे टॉर्क लग रहा है उस पॉइंट की अपने जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर दूरी। तो ये है वो पॉइंट जिसके अबाउट मैं क्या कर रहा हूं, टॉर्क फाइंड कर रहा हूं, ये है वो पॉइंट जिस पे टॉर्क लिख रहा हूं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी होगी। देखो इस पे फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है, तो इससे परपेंडिकुलर दूरी क्या होती है, दोनों के बीच की सीधी दूरी यही होगी ना, ये वाला पॉइंट है, तो पॉइंट से एक्सिस पास कर लो, एक्सिस पास कर ली तो ये हो गई अपने पास में ऐसे परपेंडिकुलर दूरी। तो ये दूरी अगर ए है तो ये हो जाएगी ए कॉस थीटा और ये हो जाएगी ए साइन थीटा। क्लियर है यहां तक, तो ये दूरी कितनी हो गई बेटा, ए साइन थीटा। तो ये हो गई ए साइन थीटा, तो दूरी कितनी है परपेंडिकुलर यहां से यहां तक की, ए साइन थीटा, तो लिख दिया ए साइन थीटा। ठीक है, अब लिखना है मुझे टॉर्क अबाउट, टॉर्क ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज के ऊपर, ड्यू टू तो नहीं लिखना चाहिए, ड्यू टू भी लिख दिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टॉर्क ऑन नेगेटिव चार्ज में लिख देता हूं। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पे किधर लग रहा है टॉर्क, इधर लग रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना है, QE लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा तो पॉजिटिव है, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा तो पॉजिटिव है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, QE लिख दिया। अब इस वाले पॉइंट की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी, तो देखो फोर्स लग रहा है ऐसे, पॉइंट है यहां पे, तो परपेंडिकुलर दूरी इस बार ये हो गई। अब ये दूरी अगर ए है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये दूरी ए कॉस थीटा और ये दूरी, ये वाली दूरी हो जाएगी कितनी, ए साइन थीटा, ये वाली दूरी हो जाएगी ए साइन थीटा। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ए साइन थीटा, क्योंकि ये दूरी ए है, ए का कंपोनेंट आएगा इधर ए कॉस थीटा, तो ये कितना आएगा, ए साइन थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आ गया है तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। चलो, तो ये आ गया अपने पास में QE इंटू ए साइन थीटा अगेन। ठीक है, QE इंटू ए साइन थीटा। अब यार नेट टॉर्क कितना आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो नेट टॉर्क में लिखूंगा नेट टॉर्क अबाउट मिड पॉइंट, अबाउट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के अबाउट अगर मैं लिख रहा हूं नेट टॉर्क, तो क्या लिखा जाएगा बेटे, नेट टॉर्क हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ दूंगा क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कितना हो जाएगा, QE साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस QE इंटू ए साइन थीटा, यानी कि ये बन गया 2 टाइम्स QE इंटू ए साइन थीटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे अगर मैं चलूंगा तो भैया मैं लिख देता हूं Q इंटू 2A को एक साथ और E साइन थीटा को लिख देता हूं एक साथ, यानी कि Q इंटू 2A तो क्या होता है, दो चार्ज Q मैग्नीट्यूड के 2A दूरी पे रखे हैं, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल P, तो लिखा P इंटू E इंटू साइन थीटा। अब देखो अगर मैं इसे प्रोडक्ट में लिखना चाहूं, क्योंकि जो टॉर्क है वो एक क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसे लिख सकता हूं P क्रॉस E। P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो किसी भी डाइपोल पे अगर मुझे लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है P क्रॉस E। बेटा लाइव क्लास है, कोई रिकॉर्डर नहीं है, लाइव क्लास है, पढ़ा रहा हूं इसलिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है जो भी मैंने पढ़ा है। P क्रॉस E समझ में आया, यहां तक आया तो बताओ फटाफट, आखिरी में चलते हैं फिर क्लास के एंड में। बिल्कुल समझ में आया तो बताओ, बिल्कुल एकदम एंड पे पहुंच चुके हैं, समझ में आया है तो बताओ, बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं, फटाफट बताओ। बेटा रिपीट करने का क्या होता है,
बेटा डरने का नहीं है, कोर्स मैं करवा दूंगा, ठीक है, तेरे को डरने की टेंशन नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। मैंने क्या किया है, मैंने टॉर्क लिखा है सेंटर के अबाउट। वीडियो को दोबारा से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे बताया है, एक एक स्टेप क्लियर करके बताया है, कुछ भी मिस नहीं किया है। टॉर्क आ गया है P क्रॉस E, P है डाइपोल मोमेंट, E है अपने पास में क्या है भैया, E है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें डाइपोल को रखा हुआ है। चलो क्लियर हो गया बच्चों को, बहुत ही अच्छी बात है। बेटा कॉस थीटा का कोई मतलब ही नहीं है ना सवाल में, हमें तो परपेंडिकुलर दूरी लेनी थी तो ए साइन थीटा लिखा है, कॉस थीटा का क्या करना है, कॉस थीटा की कोई जरूरत ही नहीं है तो क्यों लिखूं, मैंने तो बस बता दिया आप लोगों को यार। चलो तो यार अब आप लोगों से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये P साइन थीटा है, इसको मैंने E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा। इसको मैं E क्रॉस P भी तो लिख सकता था, लेकिन मैंने इसे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, मैंने P क्रॉस E ही क्यों लिखा, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा। बेटा सारी चीज बताऊंगा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, पहले इधर आ। E क्रॉस P कब होगा ये बता, P क्रॉस ही लिखा है मैंने, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा है, E क्रॉस P क्यों नहीं लिखा है। तो देख E क्रॉस P इसलिए नहीं लिखा है, समझ मेरी बात, क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन देख, टॉर्क की डायरेक्शन देख जो मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट किधर होगा, इधर की तरफ होगा, यानी कि P की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है तो इधर होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, ठीक है, तो P क्रॉस E कर, P क्रॉस E, तो P में ले जा अपने हाथ को और E की तरफ घुमा दे, तो टॉर्क किधर आया, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ आया। और उसके अलावा यहां से देख, यहां से भी मैं क्या करता हूं, यहां से भी देख, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर फोर्स इधर है, ठीक है, और डाइपोल की डायरेक्शन है इधर, तो P क्रॉस E, तो P ऐसे है और E ऐसे है, तो इसके कारण बाहर की तरफ आ गया, मतलब नेट टॉर्क अपने पास में क्या आ गया, इस पे नेट टॉर्क आ गया अपने पास में P क्रॉस E। मतलब टॉर्क की डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, टॉर्क की बेसिकली डायरेक्शन की बात कर रहा हूं कि डायरेक्शन की वजह से नहीं बेटा, देखो मैंने इसको P क्रॉस E लिखा है, ठीक है, मैंने इसको E क्रॉस P नहीं लिखा, सोच क्यों नहीं लिखा, E क्रॉस P लिखता तो डायरेक्शन का फर्क पड़ता ना, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, टॉर्क कैसे घुमा रहा है इसे, देखो जो मैंने टॉर्क लगाया है QE वो इसे ऐसे घुमा रहा है, ऐसे है ना, तो टॉर्क की डायरेक्शन का ऐसे घुमा रहा है, तो टॉर्क की डायरेक्शन कहां रही है, अंदर की तरफ। टॉर्क एक रेडियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन घूमती हुई बॉडी के परपेंडिकुलर होती है, तो ये बॉडी ऐसे घूम रही है ना, तो ऐसे में हाथ घुमाऊंगा तो अंदर की तरफ आ रही डायरेक्शन, और P क्रॉस E करूंगा, P क्रॉस E, तो देख P क्रॉस E किया तो वो भी अंदर आ रहा है, समझ में आ गया, P क्रॉस E किया तो वो भी अंदर है, जो अपना टॉर्क है वो भी ऐसे घुमा रहा है, और जो अपना डाइपोल मोमेंट और E का मैं क्या कर रहा हूं, प्रोडक्ट ले रहा हूं, वो भी अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, और देख इधर से लूं तो इधर है P और इधर है QE, तो P क्रॉस इधर से लूंगा तो भी अपना क्या आ जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं पॉजिटिव चार्ज पे देखूंगा, नेगेटिव पे नहीं देखूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, P क्रॉस E किया, अंदर की तरफ आ रहा है, और टॉर्क भी इसे ऐसे घुमा रहा है, यानी कि टॉर्क और P क्रॉस E की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको P क्रॉस E इज इक्वल टू टॉर्क लिखा है। अगर मैं E क्रॉस P करता तो वो टॉर्क बाहर की तरफ आ जाता, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है जो भी मैं बता रहा हूं। राइट हैंड थंब रूल अप्लाई हो जाएगा। बेटा आज क्विज नहीं है अपने पास में, आज अपने पास में कोई क्विज नहीं है, अभी हम थोड़ा सा और चीजों को पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगले लेक्चर में करेंगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अगले में रेडी हो क्या हो यार, आप लोग पढ़ के नहीं आते हो, फिर पूछते हो सर टॉर्क कैसे लिख दिया, सर ये क्या 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 लिख दिया, फिर मुझे बार बार बताना पड़ता है। अब मुझे भी तो संतुष्टि चाहिए ना कि अपनी क्लास से हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, हर एक बच्चे को समझ में आएगा तभी मजा है, ठीक है। चलो अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, कल प्लीज पढ़ के आइए, जो भी आज तक का पढ़ाया है उन सारी चीजों को रिवाइज करके आइए। रिवाइज करके आओगे तो मिलेंगे हम अगले में, और अगले में आएगा बहुत मजा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें।